कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। बुलाओ लो सबको, एक बार मैसेज कर दो, है ना, कि 11 सितंबर हो गए, 8 बजने वाला है, एक बार आ जाएं लोग सब। आज एशिया कप का फाइनल है जी, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। बताओ यार, इंडिया होना चाहिए था यहाँ। बुलाओ बुलाओ, आंसर करोगे तभी मज़ा है यार, वरना कोई मज़ा नहीं है फिर। बताओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आ गए होंगे होप, जिन्हें आना होगा। देखो, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो यहीं पे आकर आंसर करेंगे, अदरवाइज़ फिर कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी। और देखिए, आज मैराथन सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं। इट्स 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास, उस दिन 75 क्वेश्चंस थे तो बहुत बड़ा हो गया था। एंड बट जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बट देखते हैं, मज़ा उठा रहे हैं कंटेंट का, पर वो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, बहुत छोटा चैनल है, स्टार्ट करूँ अभी अभी पढ़ाना। प्यार दीजिएगा, अगर सपोर्ट करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, मेरा कॉन्टेक्स्ट बहुत लिमिटेड है, मैंने पहले भी बोला है बीपीएससी के लिए, पर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग शेयर करिए। आप लोग खुद भी इस चीज़ को बोलिए अपने दोस्तों के साथ कि करो इसको, जितना बड़ा बनाओ। अभी 68 आने वाला है, फिर मेंस के साथ मेरी पूरी टीम, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा, बात करेंगे, मेंस के लिए पूरा डिटेल कराऊंगा फ्री में। यार देखो, कोचिंग वाले तो बहुत पैसे लेते हैं, मैं तो वो सब लेने भी नहीं जा रहा, फ्री में करेंगे सारा कुछ एकदम अवेलेबल। जब मैसेज करो आपके साथ बिल्कुल अवेलेबल हूँ मैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने में कभी कोई कमी नहीं करूँगा, जब भी टाइम मिलेगा करूँगा। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो 40 क्वेश्चन आज मैंने कराए, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, हर सेक्टर से कवर करा है। और हाँ, कोई बच्चा कह रहा था साइंस का, साइंस देखिए मैं खुद भी कवर करना चाह रहा हूँ बहुत दिन से, क्योंकि मैं खुद भी चाह रहा था कि आप लोगों तक साइंस पहुँच जाए सारा का सारा इंपॉर्टेंट। तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लगेगा, पर हाँ मैं अभी इसी वीक में ट्राई करूँगा कि आप तक साइंस के सारे इंपॉर्टेंट पहुँचा दूँ। तब तक आपको इस चैनल को 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर्स कराने, इतना मैं आप लोगों से लिटरली आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज़ मेक इट सच अ ह्यूज सक्सेस। तो मुझे भी लगेगा कि नहीं यार, लगा कि नहीं यार बच्चों ने कुछ करा, मतलब इट्स समथिंग दैट दे डू व्हाट आई से। एक्चुअली ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ आप लोगों से, विद इन योर एज, तो इफ़ आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गए होंगे सब लोग, और देखिए आंसर करना है, अगर पीछे हो जाए तो कोई नहीं, पॉज करिएगा फिर आंसर करिएगा, पर आंसर जरूर करिएगा, तभी मज़ा है ना चीज़ों का। एक्सप्लेनेशन में आपको पता है, फैक्ट्स मैंने दुनिया भर के दे रखे हैं एज यूजुअल। सो दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब अब तो करंट अफेयर्स भी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। देखिए, मेरे सीडीएस से आए थे सवाल, सीडीएस 4 सितंबर को पेपर हुई, इसमें मेरे से 9 क्वेश्चन आए थे। 2-3 महीने के करंट अफेयर्स कवर करे हैं मैंने, सिर्फ जून जुलाई अगस्त। और अगस्त के करंट अफेयर्स आज मैंने डाली आईएएस मार्गदर्शक पे, आप देखिए उसको। मैं करंट अफेयर्स वहाँ पे डाला करता हूँ वीकली, मैं करेंटली मंथली वाला इसी पे डाल दूंगा। एक साल का पूरा, एक महीने का पूरा एक साथ कंपाइल करके डाल दूंगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे यार। मैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू देखो सुबह सुबह डाल देता हूँ, सुबह पढ़ते ही, तो उसी से आते हैं यार। दो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फेच आना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप पकड़ सकते हो कि नहीं यार, दिस इज़ व्हाट हम चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और आई होप सब आ गए होंगे। जस्ट 10 और 12 सेकेंड, स्टार्ट द थिंग्स। ओके, चलिए ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने बिहार स्पेसिफिक डाले हैं, बिल्कुल इजी सवाल, आपको अगर पता होगा तो आप आंसर फटफट कर दोगे। 10-15 क्वेश्चंस के बाद आपको वो सवाल मिलेंगे जो मेरे हैं, मतलब दैट इज़ व्हाट आई लव ऑलवेज। ठीक है, वो मेरे को अच्छा लगता है रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे कि दैट हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पटना यूथ एसोसिएशन। पटना यूथ एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पटना यूथ एसोसिएशन कब बना, नहीं बना, मैं भी इस पर बात नहीं करूंगा, आंसर में बात करेंगे। पटना यूथ एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? मनिंदर रे, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय, गौरी शंकर पांडे, नन मोर देन वन। 5 ऑप्शन आपको पता है, 5वां ऑप्शन से आगे मैं ऑप्शन ई लिखने वाला हूं, आपको पता है क्या है। बताइए आंसर कि पहले चेयरमैन कौन थे। मैं पूछ रहा हूं पहले अध्यक्ष कौन थे पटना यूथ एसोसिएशन के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पटना यूथ एसोसिएशन? आराम से सोचो, जवाब दो। पटना यूथ एसोसिएशन का संबंध, मतलब किस किस व्यक्ति का संबंध रहा होगा? जस्ट थिंक एंड देन आंसर। ठीक है, द राइट आंसर इज कृष्ण बल्लभ सहाय। देखिए, बहुत लोगों ने मनिंदर राय लगाया होगा, मुझे पता है। मनिंदर राय जो थे उन्होंने सेटअप किया था पटना यूथ एसोसिएशन का 1927 में, पर पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे कृष्ण बल्लभ सहाय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए।
अगर मैं बिहार यूथ एसोसिएशन की बात करूं तो 1928 में बना था। पहले पटना यूथ एसोसिएशन बना, मनिंदर राय का 1927 उन्होंने बनाया। बाद में अगले साल बिहार यूथ एसोसिएशन बना था 1928 में। एक मोतिहारी सेशन हुई थी, एक बातचीत हुई थी, उसके ऊपर बातचीत करने के बाद बिहारी यूथ एसोसिएशन, जहाँ पे बिहार के जो युवा थे उनसे रिलेटेड बात हुई थी। पटना के लिए तो मनिंदर राय ने बना दिया था, उसको एक्सपैंड किया गया। देखिए वो जो एज था ना 1920s, मैंने एक कोट लिखी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दैट 1920s का जो पीरियड होता है ना, इट्स समथिंग दैट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एंड एंडेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। मतलब 1920वीं सदी वो सदी थी जो स्वराज के शब्द से शुरू हुई थी और पूर्ण स्वराज पर जाकर खत्म हुई थी। तो ये जो चीज़ है उस टाइम पे भगत सिंह, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो यूथ थे वो सब एक्टिव थे, तो उसका इम्पैक्ट था बिहार में भी। बिहार वाज नॉट समथिंग दैट वाज अलूफ फ्रॉम ऑल द थिंग्स, वो भी इंपॉर्टेंट था, बिहार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें दिखा था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेखों से संबंधित व्यक्ति था। आपको बताना है कि इसमें से किसका जो संबंध है वो दामोदरपुर का जो इंस्क्रिप्शन है बिहार में, उनसे इसका जो कॉपर प्लेट का लिख देता हूँ अंग्रेजी वालों, दामोदरपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन आप समझ लेना। दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इसमें से किस गुप्ता एम्पायर के जो व्यक्ति थे उसका सपोर्ट, मतलब उसका जो है वो एक तरीके का रिलेशन रहा है, वहाँ से हमें कुछ जानने को मिलता है उसके बारे में। दामोदर गुप्त जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है बिहार में, उसके बारे में हमें किस, मतलब वहाँ से हमें किस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए मिलता है। कुमार गुप्त के बारे में मिलता है, विष्णु गुप्त के बारे में मिलता है, कृष्ण गुप्त के बारे में मिलता है, या चंद्रगुप्त के बारे में मिलता है, या ऑप्शन ये आपको बताना है कि किसके बारे में मिलता है। सोचिए, ट्राई करिए, फोकस करिए कि क्या आंसर हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस थे बिहार में, वहाँ से हमें किस राजा के बारे में, इसमें से किस राजा के बारे में जो है वो बेसिकली एक तरीके का कुछ उससे जानने को मिलता है। आप सोचिए, इट्स अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको 10-15 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, फिर देखिए, फिर जवाब दीजिए सोचकर अच्छे से। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको याद होना चाहिए। इट्स राइट आंसर इज विष्णुगुप्त। सीधे सीधे याद रखिए कि दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो थे, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में मिलता है, विष्णुगुप्त के बारे में मिलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र सम्मेलन और बिहारी छात्र परिषद दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपको एक सिंपल सवाल दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द बिहार, बिहार से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में जो स्टूडेंट था, जो बिहार में जो छात्र सम्मेलन हुई थी और बिहारी छात्र परिषद जो थी, बिहार स्टेट काउंसिल जो था बच्चों का, बिहार यूथ काउंसिल जिसको बोलते हैं, बिहारी स्टूडेंट काउंसिल, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया था इस व्यक्ति ने। आपको बताना है सत्येंद्र प्रसाद थे वो, राजेंद्र प्रसाद थे वो, मौलाना मजरूल हक थे वो, या श्री कृष्ण सिंह थे, कौन थे? आपको जवाब देना है, अच्छे तरीके से सोचिए फिर जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र सम्मेलन और बिहारी छात्र परिषद दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, आपको बताना है। सोचिए फिर जवाब दीजिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अ वेरी अच्छा सवाल। अगर सोचोगे तभी जवाब दे पाओगे। देखिए जब भी छात्र सम्मेलन की बात हो बिहार में तो एक व्यक्ति का नाम आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, इनका बहुत बड़ा रोल था छात्र सम्मेलन और छात्र परिषद को कंपाइल करके बिहार में काफ़ी अलग स्पेस देने में। ही डिड अ वेरी रिमार्केबल जॉब। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि दैट राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, दैट्स गुड क्वेश्चन, दैट चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर। देखिए हिंदी में मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अंग्रेजी में तो बोल ही देता हूँ मैं उसको, पर ऑप्शंस में अंग्रेजी में लिखता हूँ क्योंकि नाम वगैरह होते हैं तो उसको आपको दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर में हूनों पर निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की विजय का उल्लेख है। आपको बताना है कि चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर जो हमारे पास दो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, उसमें से किसके बारे में ये बताया गया कि उस व्यक्ति ने हुनाज पे जो था वो अटैक किया था। विच गुप्ता इंपेयर, आपको ये बताना है। बिहार में थे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, इसने बहुत हुनाज को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी इसी ने पहुंचाया था, वरना हुन्स ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इंडिया में उस टाइम पे, भारत में स्पेशली बिहार तक पहुँच गए थे वो। तो आपको बताना है कौन है वो। चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, या कुमार गुप्त थे, या कौन थे? ऑप्शन ये आपको पता है, सोचिए फिर जवाब दीजिए। दैट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। किसने चंद्र व्याकरण और कथा सरित सागर में हूनों पर निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की विजय का उल्लेख है? सोचिए, देन आंसर मी। देखिए द राइट आंसर इज स्कंद गुप्त। आपको पता होना चाहिए स्कंद गुप्त जो राजा था गुप्ता इंपायर का, इसने हुनाज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, काफ़ी हद तक रोका था एक्चुअली बिहार में बढ़ने से। जो 455 से 467 एडी था
इस बाद में जो कहते हैं उसमें था, ये आपको पता होना चाहिए, 455 से 467, नॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट हाँ काफ़ी अच्छा एम्पायर था उस टाइम पे, और विक्रमादित्य का टाइटल इसी ने लिया था, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे कि दैट दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बताना है जो असंग और वसुबंधु थे, उनका नाम बता रहा हूँ मैं, वो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे। ये सब बिहार के क्वेश्चन से आपने पढ़ी होगी, बीपीएससी की अगर प्रिपरेशन करो तो ये सब जरूर पढ़ा होगा आपने। जो 10-12 सवाल के बाद क्वेश्चन आएंगे वो जनरल क्वेश्चन हैं, वो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा। पर ये सब सवाल अगर बिहार के लिए स्पेसिफिक दे रहे हो तो बिहार में पता होना चाहिए आपको कि 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट जो थे मॉन्ग थे, असंग और वसुबंधु, वो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, या स्कंदगुप्त के दरबार में रहते थे, या कुमारगुप्त के दरबार में रहते थे। फिर सोचिए, फिर जवाब दीजिए मुझे। अच्छा सवाल है। असंग और वसुबंधु का संबंध किस इंपेयर से रहा है, सोचिए, आंसर करिए। पढ़ा होगा आपने, जरूर पढ़ा होगा, मैंने भी स्टैंडर्ड ही क्वेश्चंस बनाए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। देखिए द राइट आंसर समुद्रगुप्त जो है इसके दरबार में रहते थे वसुबंधु, और आपके जो असंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो वहाँ रहा करते थे, और दे वर वेरी गुड बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स था कोर्ट में। और आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। इनको इंडिया का नेपोलियन भी कहते थे। नेपोलियन आपको पता है फ्रांस का वो व्यक्ति जिसने मतलब न जाने क्या क्या किया दुनिया में, और बहुत बड़ा इंपेयर था। मतलब नेपोलियन वाज अ गुड फाइटर, आई वुड से, नॉट अ इंपेयर, वाज अ फाइटर, गुड फाइटर। तो समुद्रगुप्त भी वैसे ही था, इसने इंडिया को बहुत एक्सपेंड किया, अपने इंपायर को बहुत एक्सपेंड किया। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा किसने था वो भी इंपॉर्टेंट है, V.S. स्मिथ द्वारा कहा गया था। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसने कोर्ट लैंग्वेज क्या कर दिया था, संस्कृत कर दिया था समुद्रगुप्त ने, भी आपको पता होना चाहिए। फैक्ट देखो, फैक्ट्स में इसीलिए क्वेश्चन नहीं चाहता तो मैं 5 क्वेश्चन बनाता इसका, पर कोई मतलब नहीं यार, ये तो वो करते हैं जिनको कोचिंग्स बनाने हैं यार, मेरे को तो करना ही नहीं कुछ। मैं तो आपको चाहता हूँ 40 मिनट में काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और आपने कंटेंट को ही अप्रिशिएट किया अभी तक, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में सरदार अंजुमने हिंद की स्थापना की। आपको सिंपल सवाल दे रहा हूं कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड सरदार अंजुमने हिंद इन बिहार। बिहार में सरदार अंजुमने हिंद की स्थापना इसमें से किसने की। सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको सिर्फ बिहार के स्पेशल दिख जाएंगे, ये सब क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं ना, इसलिए कराना मेरा काम है, वरना मैं तो चाहूँ तो आपको ऐसे ऐसे सवाल कराऊं जो कभी सुना नहीं होगा अपने, पर उसको कोई मतलब नहीं बनता है ना, ठीक है। तो आप ये बताइए, मजरूल हक ने करी थी, राम बरन सिंह ने करी थी, मुंशी प्यारेलाल ने करा था, श्री कृष्ण सिंह ने करी थी, और ऑप्शन ये आपको पता है कि इसमें से किस व्यक्ति ने बिहार में सरदार अंजुमने हिंद की स्थापना की। दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव, आपको बताना है किसके द्वारा करी गई थी। सोचिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, प्रॉपर समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए, सोचिए। ये सब स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, आपको पता होगा तो आप एक बार में लगाओगे, वरना आप सोचते रहोगे मजरूल हक का संबंध था नहीं था, कृष्ण सिंह का संबंध था नहीं था। अगर आपको पता है तो आप 1 मिनट में लगा दोगे, अदरवाइज आप इसमें अगर एलिमिनेट करने की कुछ पद्धति जानते हो तो करो, वैसे मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे आप। अगर आपको ईयर भी पता है तो भी शायद आप कर सकते हो। चलिए, द राइट आंसर इज मुंशी प्यारेलाल, याद रखिएगा, मुझे याद है, हाँ मुंशी प्यारेलाल इसका राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट पेपर में आएगा तो ऐसे ही आएगा, उसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, याद बोलिएगा, मुंशी प्यारेलाल ने बिहार में सरदार अंजुमने हिंद की स्थापना करी थी। डायरेक्ट आंसर, नो नथिंग एल्स टू डिस्कस इसमें। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे, देखिए हाँ, क्वेश्चन आगे जाने से पहले मेरा जो फेवरेट स्लाइड होता है कई बार, आप लोग इसको फॉलो करिए। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, सब्सक्राइब फॉलो करा है, और उनको बेनिफिट दिख रहा होगा। कल मैंने एक टास्क दिया था यार, देख तो तुम लोग सुनते नहीं हो, प्रॉब्लम वो है, कहता हूं तो तुम लोग मजाक में लेते हो। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 625 से लेकर 650 तक अटेम्प्ट करो, उसमें मिनरल्स के क्वेश्चन कराए थे मैंने। अभी इसमें अगर कर लिया होगा कल ना तो आज करोगे, अभी 10 के बाद मिनरल्स के सवाल कराए मैंने 3-4, वरना फिर ऐसे ही सोचते रहोगे अच्छा सलेट कहाँ मिलता है, मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है। फिर यही कहता हूँ, सुना करो ना, कई बार बोलता हूँ तो। मैंने क्वेश्चन नंबर 625 से 650 कराए, 25 सवाल मिनरल्स के, अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो इसको अभी के अभी, लिंक में पिन कमेंट्स में मिल जाएगा लिंक, और इसको तो फॉलो करना ही करना है। इस पर कल ही मैंने अपडेट करा बहुत सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चन आज ही मैंने डाले हैं इस पर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने थे आज के न्यूज़पेपर से, तो फॉलो करो दोनों चीज़ें यार, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मैंने बोला था मिनरल्स के सवाल आ गए, बताना कि गलत ऑप्शन कौन सा है। देखिए एक साइड में आपको क्षेत्र दिया हुआ है, बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, एक साइड में कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है, जो मतलब उस क्षेत्र में मिलता नहीं और मैंने उसको मार्क किया है। आपको बताना है जमुई में मैग्नेटाइट मिलता है, मुंगेर में जो सिलिका और बॉक्साइट और स्लेट मिलता है, औरंगाबाद जो अपना जिला है वहाँ कॉपर, टीन, टंगस्टन मिलता है, माइका अवरक जिसको बोलते हैं हिंदी में, बांका में मिलता है, और ऑप्शन ये आपको पता है। सोचो फिर आंसर करना, ऐसे तुक्का मत मारना, मैं पहले बता दे रहा हूँ यार प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द ऑफिसर राइट नाउ, कम आने वाले डेज में, तो यू हैव टू थिंक इन अ वेरी
मतलब वेरी डिफरेंट वे अदर देन पीपल जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा. यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, लिटिल बिट, कि आप सोचो कि यार जमुई में मैग्नेटाइट मिलता है. और जब भी मिनरल्स के सवाल है ना, कल ही मैं मिनरल्स पे रिसर्च कर रहा था, तो आई वाज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए. देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू में कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात पे डिपेंड करता है छोटा नागपुर प्लेट बना कब था, उसके एक्सटेंशंस कौन कौन है, कहाँ तक एक्सटेंशन है. अगर चाहोगे तो मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, डिटेल एक आधे घंटे की होगी. सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, अभी प्री में अगर वो आता नहीं इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं देना चाह रहा था. वो मेंस में आएगा, कभी बता दूंगा ढंग से ज्योग्राफी के पोर्शन में अच्छे से. बहुत काम की चीज़ होगी. उसके बाद तो आप कभी ये सब चीज़ें गलत नहीं करोगे, या मुझे टाइम मिला तो मैं पहले भी डाल दूंगा. बताओ, सोचो, मुंगेर में सिलिका मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, फिर बिंदिया रेंजेस का एक्सटेंशन क्या है, बिंदियाज में क्या मिलते हैं, कौन सा गोंडवाना लैंड में है, या फिर गोंडवानाज में बना था, या कडप्पा रॉक्स बोलते हैं, कौन सा रॉक मिलता है. ट्राई टू गेट इन टू द क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर ओनली. देखिए, ये जो चारों के चारों एरियाज है ना, इसमें ये सब सारी चीज़ें सही है. माइका आपको बांका में ही मिलेगा, अवरक जो है वो बांका क्षेत्र में मिलेगा. मुंगेर में 3-4 चीज़ याद रखना, सिलिका, स्लेट, बॉक्साइट, ये 2-3 चीज़ें याद रख लो, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा. जमुई में मैग्नाइट, देखो इसको कैसे याद रखना, जमुई मतलब जामुन बोलते हैं ना, जामुन, और मैग्नेटाइट मतलब आम, ऐसे कर सकते हो. मैंगो तो आम, मतलब मैंगो और जामुन एक साथ हो गया, तो थोड़ा भी इसको याद कर सकते हो. मुंगेर देखो, सिलिका, बॉक्साइट, स्लेट, कुछ दिखाओ इसका, कुछ लगाओ ट्रिक. औरंगाबाद देखो, औरंगाबाद में जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, औरंगाबाद काफ़ी मतलब जो है आपका अच्छा एरिया है. वहाँ पे आपको कॉपर, टिंग, टंगस्टन, मतलब सोच रहे हो, ऑरा मतलब काफ़ी बड़ा होता है. ऑरा मतलब आपका ऑरा अच्छा है, तो ऑरा मतलब कॉपर, देखो कॉपर का ऑरा मानते अच्छा है. टीन, टंगस्टन, सब अंग्रेजी टर्म्स है, नहीं लगता अरे यार भाई क्या वैल्यू होगा. अंग्रेज वालों को ऐसे भी हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं अंग्रेजी वालों को. अगर मैं अभी अंग्रेजी बोलने लग जाऊँ तो लगे अरे भाई भैया को बहुत आता है, पर ये सच्चाई नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है. तो औरंगाबाद मतलब ऑरा है, देखो कितना यार, कॉपर, टिन, टंगस्टन, जैसे कुछ ऐसे बोलो ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा. और माइका बांका याद कर लो ना, कुछ ट्राई करो इसका बनाने का, निमोनिक्स याद हो जाएगा. इसका आंसर चारों ही सही है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन ई होगा इसका आंसर. इफ आई एम नॉट, हाँ ठीक है, ऑप्शन ई होगा. आगे चलेंगे, एक और मिनरल्स के सवाल दे रहा हूँ. देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से गलत कौन है. सोर्रा बेगूसराय में मिलता है, ये गलत तो होना नहीं चाहिए, मैं पहले बता दूँ, मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं 2-3 बार. सोर्रा, सॉल्ट पीटर, जिसको जो आपका मीर जाफर था उसने अंग्रेजों को दे दिया था एकाधिकार, बेगूसराय में मिलता है. गैलेना बांका में मिलता है. क्रोमियम और निकल रोहतास में मिलता है. एस्वेस्टस मुंगेर में मिलता है. और ऑप्शन ये आपको पता है, सोचिए फिर जवाब दीजिए. सोचो कि सोरा सॉल्ट पीटर, सोरा मतलब सॉल्ट पीटर, याद रख लो यार, बिहार में बहुत होती थी इसकी प्रोडक्शन. गैलेना बांका में मिलता है. क्रोमियम निकल कहाँ मिलता है, रोहतास में मिलता है. सोचो, एस्वेस्टस मुंगेर में मिलता है. ट्राई करो थोड़ा, है ना. देखिए, ये चारों फिर से सही है मैंने दे रखे. मेरा सिर्फ काम ही इसमें मिनरल्स वाले में ही था कि मैं चाहता था कि आपको एक बार में याद हो जाए. मैं ज़्यादा इसमें मतलब वो नहीं चाहता था आपको अंडर एस्टिमेट करना कि आपको आता नहीं है. बस सिंपल याद है तो आप आंसर लगाओ, ठीक है. देखो, डोलोमाइट याद रख लेना. डोलोमाइट कहाँ मिलता है, रोहतास में. इसमें भी वो है, इसमें भी वो है, थोड़ा इस तरीके से याद रखो. ग्रेफाइट फिर से वही, ग्रेफाइट मतलब ग्रेप्स मतलब अंगूर, और अंगूर ही होता है ना ग्रेप्स मतलब. और जामुन वही सेम चीज़. पोटास देखो, औरंगाबाद और गया, औरंगाबाद में क्या मिलता था आपको, क्रोमियम, कॉपर, टीन, टंगस्टन. उसी तरीके से औरंगाबाद में पोटास. औरंगाबाद गया में जो लोग होते हैं थोड़े से, जैसे मैं भी जहानाबाद का हूँ, तो मैं गया मतलब बोल सकते हो एक तरीके से गया से वाकिफ़ हूँ, तो गुस्सा आ जाता है उधर के लोगों को जल्दी से. अपन लोगों को जल्दी आ जाता है गुस्सा, तो मेरे को तो नहीं आता फिर, पर वो लोग गुस्सा जाएंगे तो आपको ना मारेंगे, तो आपको क्या ब्लड आएगा, फिर वो पोटास लगाना पड़ेगा आपको. थोड़ा इस तरीके से सोचो, एलम पोटास एलम अलग चीज़ होती है, तो उस तरीके से सोचो थोड़ा कि फिटकिरी लगा लोगे वहाँ पर आप, तो थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा आपका रक्त का थक्का जिसको जब ना बोलते हैं, तो एलम आपका काम आती है वहाँ पे. सैंडस्टोन तो याद रखना यार, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है. जिससे घर बनाने वाली सामग्रियाँ मिलेंगी वो सब आपको कैमूर रेंजेस में मिलेगा, बिंदिया का एक्सटेंशन में, रोहतास वगैरह मिल जाएगा. एक सोप स्टोन याद रखना, सुंदरता के लिए फेमस है, जमुई का शंकरपुर रीजन. वही जामुन खाते हो तो आप सुंदर हो जाते हो, है ना, तो शंकरपुर रीजन. कुछ इस तरीके से निमोनिक्स बनाओ, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार शायद निमोनिक्स बनाओ, तो ट्राई करो. आगे चलते हैं. देखिए, अच्छा सवाल था कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों की सबसे पहले खोज किसने करी थी. सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे पहले वहाँ पे वर्क किसने स्टार्ट करा था, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खोज. जैसे मैंने खोज करा कि यार ए फॉर एप्पल होता है, अब उसको पे रिसर्च करने को अलग बैठ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खोज किसने करी थी. आपके ऑप्शन हैं, बेडेल साहब ने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने करी थी, स्पूनर एंड शास्त्री साहब ने करी थी, या अल्टेकर ने करी थी. और ऑप्शन ये आपको पता है. इसमें से 4 व्यक्ति का नाम है. आप सोचो कि किसने सबसे पहला ढूंढा था उसको. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसने वहाँ पे एक वर्किंग स्टार्ट करी थी, काम स्टार्ट करा था, वो अलग चीज़ है. काम स्टार्ट करा था बाद में किसी और ने, ढूंढा किसी और ने था.
आई होप कर दोगे आंसर। देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे ना, उन्होंने सबसे पहले खोजा था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन भी थे, ये भी याद रखिएगा। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज हमारा, और वो उसके पहले हेड भी यही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ही डिड अ वेरी वेरी रिमार्केबल जॉब इन इंडिया। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इंडिया में बहुत बड़ा काम करा इन्होंने। आप लोगों के लिए काम है, मैं देकर जा रहा हूँ, अगले अगले स्लाइड जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं डाल दूंगा। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी? लोथल की किसने करी थी? कालीबंगा की किसने करी थी? एक बार देखोगे, गूगल करोगे या मिल जाए तो ठीक है, वरना मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं अगले वीडियो में वैसे भी डाल दूंगा ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही। पर इसका मतलब नहीं कि तुम लोग करोगे नहीं, मतलब बड़ा गंदा आदत है ये। करो थोड़ा, है ना, उसके बाद मेरे को बताओ तो कि हाँ भैया नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद मैं करूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कनिंघम। देखिए, कनिंघम साहब ने ढूंढ लिया था, बाद में इसको 1916 में स्नूपर और शास्त्री साहब ने क्या करा था ना, वहाँ पे जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। वर्किंग स्टार्ट किसने करी थी? स्पूनर एंड शास्त्री। और बाकी सारे कुम्हरार इंस्पेक्शन, पटना होगा, पटना में कुम्हरार जो रीजन है उसमें बेडल साहब, अल्टेकर साहब और मिश्रा साहब तीनों ने वहाँ पर क्या करी थी? खोजबीन करी थी, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल था ये। देखिए, 3 सवाल दे रहा हूँ आपको मैं, बिहार के एक ऐसे पोर्शन हो जो आप लोग हमेशा छोड़ देते हो। और देखिए, बीपीएससी के पास अब बचा है नहीं कुछ पूछने के लिए, वो चाहे तो आपको इसी रीजन से पूछेगा। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको कवर कर दूं, अगर आना होगा तो आएगा, वरना कोई नहीं, आइडिया तो रहेगा ही आपको। कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिहार में ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े हुए थे? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, आपको पता होना चाहिए। आत्मीय सभा बाद में साधारण ब्रह्म समाज बनी, और पूरा फिर एक अलग ब्रह्म समाज बनी। केशव चंद्र सेन का रोल अलग है, फिर उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर का रोल अलग है। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पढ़ सकते हैं अपन। तो अब 4 ऑप्शन दे रखा है मैंने कि गुरु प्रसाद सेन का था कि नहीं था, प्रकाश चंद्र रे का था या नहीं था, हरिसुंदर बोस का था कि नहीं था, एंड अघोर कामिनी देवी। और ऑप्शन ये आपको पता है, इसमें से किस व्यक्ति का संबंध बिहार के ब्रह्म समाज यूनिट से नहीं था? मतलब बिहार में जो ब्रह्म समाज स्टैब्लिश हुआ तो उसमें इनका जो संबंध था वो नहीं था। सोचो फिर आंसर करो। दे रहा हूँ 1 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो चारों व्यक्ति थे ना, सबका संबंध था, याद कर लीजिए, एकदम से दिमाग में डाल लीजिए कि अघोर कामिनी देवी, फिर उसके अलावा प्रकाश चंद्र राय, गुरु प्रसाद सेन और हरिसुंदर बोस, ये चारों व्यक्ति का संबंध था ब्रह्म समाज यूनिट का, जिसकी पहली शाखा भागलपुर में 1866 में लगी थी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आर्य समाज से नहीं जुड़े हुए थे? आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द आर्य समाज यूनिट इन बिहार। दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सिंपली बताऊं तो जो लिखा है वो लिखा है, जो है वो है कि आर्य समाज से कौन जुड़े नहीं थे। बालकृष्ण सहाय जुड़े हुए थे कि नहीं थे? अयोध्या प्रसाद, भवानी दयाल सन्यासी बताना है आपको, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष बताना है कौन जुड़े नहीं थे, और ऑप्शन ये आपको पता है। 4 सवाल, मतलब 4 ऑप्शन सोचो ध्यान से कि इसमें से कौन है वो आर्य समाज से जुड़े नहीं थे। दयानंद सरस्वती, याद रखना है इसको हमेशा, ठीक है। 1875 ही डिड अ वेरी गुड जॉब, इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आज भी आर्य समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब बचपन में जब मैं जहानाबाद में रहता था ना, तो मेरी मतलब जहाँ पे मेरा घर था वहाँ पे आर्य समाज स्कूल हुआ करता था पहले, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बचपन में आर्य समाज को देख देख के बड़ा हूँ। आर्य समाज के स्कूलों में कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है। खैर अब तो बहुत सारी सब चीज़ें ख़त्म हो गई। आर्य समाज तो अब यार शादी वादी के लिए यूज़ करते हैं लोग, जो कपल भाग जाते हैं वो दे डू द मैरिज वाया आर्य समाज। पर लॉ में बता दूँ, मैं बिंग अ लॉयर में एक चीज़ बता दूँ, आर्य समाज की सर्टिफिकेशन को कई बार कोर्ट्स नहीं मानते, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ मत करना, फैमिली को मनाओ। देखिए, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे। आप लोगों ने ऑप्शन नहीं लगाया होगा, मुझे पता है। आपको लगा भैया ने चारों सही दिया, गलत है। डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष नहीं जुड़े हुए थे, ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। मैंने लास्ट स्लाइड में कराया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन जब मैंने दिया था मैराथन तब लिया था कि नहीं, सबसे पहला मैं जब सेशन लिया था इस पे 300 पे, कि डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के हेल्प से ही भागलपुर में 1866 में पहली बार ब्रह्म समाज की यूनिट लगी थी, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि भवानी दयाल सन्यासी पूछा हुआ सवाल है कि एक बुक लिखी थी उन्होंने, कारावास, ये पता होना चाहिए आपको। और पहली यूनिट आर्य समाज यूनिट कहाँ लगी थी? वो दानापुर में लगी थी 1885 में, भी याद होना चाहिए। क्रम भी दे देते हैं कि ब्रह्म समाज पहले लगी थी कि दानापुर, सॉरी ब्रह्म समाज लगी थी पहले की, क्या नाम है, आर्य समाज लगी थी। तो वो 1866 में लगी थी, 1885 में लगी थी, थोड़ा ऐसे याद रख लेना। अब भवानी दयाल सन्यासी का किताब याद रखना, कारावास। आगे चलेंगे, एक और लास्ट सवाल इसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में रामकृष्ण मिशन इकाई से नहीं जुड़े हुए थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद रामकृष्ण मिशन, परमहंस जो था मिशन है बिहार में, उसे नहीं जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड नहीं थे। राजेश्वर ओझा, जतिन नाथ मुखर्जी, मधुसूदन प्रसाद, पूर्णेंदु नारायण, और ऑप्शन ये आपको पता है। बताइए, सोचिए कौन नहीं जुड़े हुए थे रामकृष्ण मिशन से। सोचो फिर जवाब दो यार। वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना आप प्यार दोगे ना, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। आप अगर मुझे 10% लव दोगे ना, मैं आपको 100% दूंगा, उससे कहीं ज़्यादा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग हेयर बिकॉज आई लव दिस, मेरे को अच्छा लगता है।
इज समथिंग दैट इज़ नॉट दैट आई वांट टू अर्न मनी एंड ऑल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखोगे, अच्छा और सच बताऊँ अभी तक एक भी रिव्यू, एक भी कमेंट मेरे को गलत ख़राब नहीं आया है, सबने अच्छा बोला, इट मीन्स कि कंटेंट आपको पसंद आया। एंड समटाइम्स आई फील दैट आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं आपको ऐसा कुछ दे पा रहा हूँ, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मेरे को ऐसा कुछ कभी इससे कुछ करना नहीं है। आप लोग बस इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों से बोलते रहिए। जितना बड़ा चैनल बनाओगे इसको उतना बड़ा आपको प्यार मिलेगा, वरना बड़ा बड़े तो बहुत सारे चैनल्स हैं। देखिए इसमें जो ये दोनों है ना, ये गलत है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का रोल था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पता है, एनी बेसेंट जो बाद में बनी थी, और मैडम ये एल्कॉट इंडिया लेवल पे बात करें तो जो मधुसूदन प्रसाद था, और मधुसूदन प्रसाद थे सॉरी, और पुनेंदु नारायण, इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। और रामकृष्ण मिशन से इन दो व्यक्ति का संबंध था, राजेश्वर ओझा और जतिननाथ मुखर्जी, जिन्होंने पहली यूनिट कहाँ सेटअप करी थी 1920 में जमशेदपुर में, जो अब झारखंड में चली गई है, और 1922 पटना में, यह भी बात होना चाहिए। फिर देखो 1866, 1885 और 1922 आ रहा है। अगर बिहार में बोले उस टाइम के हिसाब से तो जमशेदपुर, पर आज के हिसाब से पूछे तो 1922 पटना। देख लेना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए ये दिस इज़ माय फेवरेट सवाल। अगर मैं आपने इसका आंसर कर दिया, इट मीन्स दैट यू नो, मतलब लिटरली आई वाज गिविंग द क्वेश्चन, आई वाज लाइक कितने लोग इसको आंसर करते हैं। थोड़ा मैंने इसमें अपना लॉग का जो माइंड है वो लगाया है कि आप लोग सोच कर देखता हूँ कितने जवाब देते हो कि नहीं। चाहता मैं तो इसको सिंपली स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाकर दे देता आपको, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं वैसे दूँ। थोड़ा अलग तरीके से दिया हूँ कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो, और इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें कौन वोट कर सकते हैं आपको बताना है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते होंगे इनको, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर। और ऑप्शन ये आपको पता है। बताओ इसमें से कौन है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब ये सोच क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने वो आप समझ गए होंगे। जो बच्चा थोड़ा सा भी मेरे अंदर की भावना को समझ रहा होगा वो समझ जाएगा दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्चुअली कन्वे टू यू। सोचिए, देखिए आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे अभी 15वें राष्ट्रपति बनी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, संथाल ट्राइब से आती है, मयूरभंज उड़ीसा, ये सब इंपॉर्टेंट है। गवर्नर थे कहाँ के, झारखंड के। अब जब इलेक्शन होती है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन होगा उसमें वोट करेंगे जो एमपीज होंगे इलेक्टेड। सुनिएगा मेरी बात से, जो पार्लियामेंट में है एमपी, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इलेक्टेड होंगे, जिसको हमने चुनकर भेजा है, चाहे वो लोकसभा की बात करें, राज्यसभा में वो जहाँ से भी काउंसिल से असेंबली से चुनकर आए हैं, जो चुनकर आए हैं। 12 को जो नॉमिनेट करते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। 12 जिसको राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, नीतीश कुमार नहीं कर सकते, मतलब वो नीतीश कुमार अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, अगर वो नॉमिनेटेड है तो नहीं कर सकते। जैसे कि क्या नाम है, तेजस्वी यादव हमारे डिप्टी सीएम, वो कर सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं। उसी तरीके से दिल्ली और पौंडीचेरी जो दो हमारे हैं यूनियन टेरिटरी, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो वोट कर सकते हैं। आप सोचो, सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में, तो ये नहीं कर सकते। निर्मला सीतारमण इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा में। अरविंद केजरीवाल इलेक्टेड मेंबर है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। और एस जयशंकर जो है वो इलेक्टेड मेंबर हैं कहाँ पे, मतलब क्या नाम है, राज्यसभा में। तो ऑप्शन ई है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं कर सकते थे, बाकी ये तीनों मतदान कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखा क्वेश्चन कैसे दिया मैंने सोचने के लिए। आंसर ही हो गया। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं। निर्वाचित सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान कर सकते हो, दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां भी। और आर्टिकल 14 है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन आर्टिकल से बना देना, दिमाग में रखना, वरना अगले सेशन जब लूंगा उसमें पॉलिटी के 15 सवाल दूंगा। 15 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 से लेकर 105 तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर ही लो आप। इनके बिल्स भी याद कर लेना। वैसे 105 करा रखा है मैंने, 101 जीएसटी से याद है, 102 103 102 आपको जो बैचलर क्या नाम है बैकवर्ड क्लास से है, 103 फिर आपका ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है, फिर 104 जो आपका जो रिजर्वेशन बढ़ी है उसका है, 105 आपको पता है मैंने लास्ट सेशन में कराया है। तो ये याद रखिएगा। सेम सवाल मैं दे रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सोचो फिर बताओ इसमें से कौन, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, कुछ ऑप्शन बदला नहीं है मैंने, कॉपी पेस्ट करा है सिर्फ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकते हैं आपको बताना है। सेम आंसर, सेम ऑप्शन है सॉरी। और बताओ, सुब्रमण्यम स्वामी कर सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी कर सकती हैं, अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, जयशंकर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बताओ कि क्या देर कैन बी डिफरेंस ना, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए। सोचो फिर जवाब दो। देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि चाहे आप इलेक्टेड हों चाहे आप नॉमिनेटेड हों, अगर आप एमपी हैं, चाहे आप लोकसभा से हों राज्यसभा से हों, आप वोट करेंगे।
सिर्फ और सिर्फ एमपीज वोट करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता, तो अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं होगा और ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 66, ओनली एमपीज कैन वोट। बात खत्म, आगे चलेंगे। देखो अगर कुछ गलत हो जाए, कभी मान लो कुछ मिसप्लेस वर्ड हो जाए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग से निकल जाए, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, सिंपली आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अगले मैं करेक्ट कर दूंगा। जैसे पिछले मैराथन सेशन में मैंने कैलकुलेशन में गलती करी और किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने एक लड़के ने कल कमेंट करा कि सर वो तो ई ऑप्शन होगा, मैंने भी यार पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर दिया था। फॉर्मूला वैसे सही था कि C/5/9F-32, पर 185 डिग्री सेल्सियस को जब आप कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में तो 365 या समथिंग आते हैं यार, तो मैंने 295 बोल दिया था। तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, कैलकुलेशन का कोई लोचा नहीं है, ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, अगली बार पेपर में आए तो सही से बना कर आना, ठीक है। आपको बताना है इसमें, देखिए अच्छा सवाल है कि कौन ऑप्शन गलत है। एक तरफ आपको दिया हुआ स्टैचू, दूसरी तरफ एरिया दिया हुआ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ब्राजील में है, ज्ञान की मूर्ति भारत में महाराष्ट्र में है, समानता की मूर्ति तेलंगाना में है, शांति की मूर्ति राजस्थान में है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ब्राजील, स्टैचू ऑफ क्या नाम है नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। चलो मैं इतना डिटेल कर देता हूँ। ऑप्शन ई बताओ कौन सा गलत है, सोचो, जवाब दो। अच्छा सवाल है यार। देखो इसमें जो गलत है वो एक्चुअली में कोई नहीं है गलत, सारे ही सही है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे ही करेक्ट हैं। आपको याद होना चाहिए, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता है ब्राजील में, यूनिटी कहाँ है, केवाड़िया गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बाबा साहब लातूर महाराष्ट्र, बाबा साहब के लिए बनाई गई उनकी प्रतिमा को बोलते हैं स्टैचू ऑफ जो क्या है नॉलेज। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजम पे सवाल दिया है मैंने अगला ही, तेलंगाना हैदराबाद में, आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ पीस पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलेंगे। देखिए स्टैचू ऑफ पीस बहुत सारे हैं तो उतना कंफ्यूजन नहीं होना, दुनिया में बहुत सारे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। बताना है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअली इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद। 2 फरवरी को करा, 3 फरवरी को करा उन्होंने, 4 फरवरी को करा उन्होंने, या 5 फरवरी को करा उन्होंने। ये ऑप्शन ही आपको पता है किस तारीख को करा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बीपीएससी पर्सपेक्टिव कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो रामानुजम की है, श्री रामानुजम जिनकी हम बात करते हैं, इनकी है, इनको किस दिन उद्घाटन किया गया था। सोचो फिर आंसर करो। जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिया था ना, लास्ट पे उसमें मैराथन में, कि रशिया ने यूक्रेन पर कब अटैक किया था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि अगर पूछ देता है बीपीएससी, कुछ समझ में नहीं आता उनको तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं जो एक्चुअली सवाल है नहीं किसी एंगल से भी, ठीक है। 5 फरवरी 2022 याद रखिएगा, 5 फरवरी 2022 को किया था। अब इनके बारे में सुन लीजिए 2-3 फैक्ट्स। इनको बोलते हैं समानता का प्रोपेगेटर। समानता को इन्होंने बहुत हद तक ऊपर उठाया, समानता की बात करते थे, इक्वालिटी बाबा साहब की तरह ही बाद में बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा फॉलो करा। बाबा साहब की तरह नहीं, बाबा साहब ने बाद में इनकी कॉन्सेप्ट को फॉलो करा, ये तो बहुत 1000 साल पहले आए थे। मीराबाई, कबीर, बहुत सारे ऐसे जो इनके भक्त थे। आपको याद रखना कि 216 फीट इसकी ऊंचाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वसुधैव कुटुंबकम जिसके ऊपर भारत चलती है, वसुधैव कुटुंबकम की ऑल यूनिवर्स इज व्हाट, मतलब सब एक साथ हैं, उस तरीके से जो काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। सिंपली आपके पेपर में भी आ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रामानुजम ने, याद रखना है। इन्होंने 2-3 बुक्स लिखी थी, इनकी बुक्स पे कमेंट्रीज बोलते हैं कि वेदांत सूत्र, जो श्री भाष्य और ट्रू कमेंट्री बोलते हैं, याद रखना है आपको। वेदांत सूत्र किनके द्वारा है, इनके द्वारा ही। गीता भाष्य और कमेंट्री ऑन द गीता, जो भगवत गीता है उसके ऊपर जो बातचीत करी थी इन्होंने। ये 2-3 बुक्स हैं, इनको आपको दिमाग में छाप लेना एकदम। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि पेपर दे के आओ तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गया, भाई ने बताया था। ये आएगा, ये सब वो सवाल है जो आएंगे, ऐसे ही नहीं दिया हूं मैं, आएंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अच्छा सवाल है ये भी, गलत विकल्प को चुनिए। एक्चुअली ये नीचे होना चाहिए था, वहीं पे रह गया। कि 2022 में इनमें से किस ग्रुपिंग की जो मीटिंग है वो गलत स्थान पे मैंने मार्क किया हुआ है। आपको बताना है कि ये सारे जो मीटिंग्स हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं। G7 की मीटिंग जर्मनी में हुई थी। G20 की मीटिंग इस साल 2022 में जापान में हुई थी। ब्रिक्स की मीटिंग 2022 में चाइना में हुई थी। क्वाड की मीटिंग 2022 में जापान में हुई थी। और ऑप्शन ई, देखिए मैं आंसर देने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर वर्चुअली भी हुई है वो, तो आप उसको वर्चुअली मत मानो, उसको मानो कि उसी देश में हुई है। मेरा ये सिंपली अभी कहना है, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल हुई मतलब उसने तो लीड करा था ना, उसने तो प्रेसिडेंटशिप तो उसी ने करी जिस देश में होनी थी, भले वर्चुअली हुई, किसी जगह में नहीं हुई, पर होती तो चाइना में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली, ठीक है। अगर ये सवाल है तो मेरा अभी मानना है, जैसे आयोग कुछ भी मान सकता है, मैं भी ये मान रहा हूँ कि आपको आंसर देना ही सोचकर कि अगर
पैंडेमिक ना होता तो उसी स्टेट में होता जिसका मैंने यहाँ पे बात कर रखा है। वर्चुअली हुआ था एक इसमें सेशन में, इतना बता देता हूँ आपको। चलिए आगे सोचिए फिर जवाब दीजिए कि G7 जर्मनी में हुआ था, G20 जापान में हुआ था, ब्रिक्स चाइना में हुई थी, या क्वाड जापान में हुआ था, और ऑप्शन ई। किसकी ग्रुपिंग गलत मार्क किया हुआ है मैंने, ये भी सोच लीजिएगा, फिर जवाब दीजिए। देखिए कई सारे बच्चे ऑप्शन ई लगाएंगे और कई सारे बच्चे ऑप्शन बी लगाएंगे। G7 बिल्कुल सही है जर्मनी में, ब्रिक्स बिल्कुल क्वाड बिल्कुल सही है जापान टोक्यो में। मैं कहना चाह रहा था G20 इस साल जो है वो जापान में नहीं हुई थी, इंडोनेशिया में होने वाली है, बाली में। इंडोनेशिया में होने वाली है 17वीं 70th। 16th कहाँ हुई थी 2021? इटली में, ये भी याद होना चाहिए, रोम में। क्वाड की मीटिंग कहाँ हुई थी? टोक्यो में, इस साल 2022 में प्रधानमंत्री जी गए थे। ब्रिक्स जो थी वो वर्चुअली हुई थी पर चाइना ने करी थी, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था होता तो चाइना में ही ना, इसलिए ऑप्शन अगर ई लगाया है आपने तो ठीक लगाया है, क्योंकि G20 इंडोनेशिया में होता है। और किसने अगर G20 सिर्फ ये G20 को मार्क करा है तो वो भी सही मान रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। पेपर में अगर सवाल आए तो प्लीज़ सोच कर मार्क करना, क्योंकि फिर वो आयोग के ऊपर आ जाता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में मज़ा आता है फिर उनको, ठीक है, तो थोड़ा सोच लेना। मैं इसलिए डाला था कि आपको अगर कंट्रोवर्सी आए तो कैसे सोचोगे, कैसे बाद में आयोग को बोल सकते हो आप कि वो तो वर्चुअली हुई थी तो उसको कैसे मान ले चाइना। आप ये देते कि चाइना ने किसने कंट्री ने लीड करी तो मानते भी, जैसे G7 को जर्मनी ने लीड करा था वैसे आप बोलते तो समझ में आता है, ठीक है। देखिए बाली में होने वाली इंडोनेशिया 17वीं 18वीं का होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट अपने देश में, इंडिया में। या तो ये जम्मू में होने वाली है या तो दिल्ली में, अभी तक लोकेशन पता नहीं है, मैं तो लगता है शायद चेन्नई में होगी या हैदराबाद में। G7 2022 की ये जगह याद रख लेना यार, जर्मनी का पढ़ लो तुम ही, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर सकता भैया, मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी इसकी। ब्रिक्स चाइना वर्चुअली हुई थी, याद रखिएगा, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसके पहले भारत ने करी थी 13वीं मीटिंग, ये 12वीं या 13वीं थी शायद। क्वाड टोक्यो जापान में हुआ था और 18वां का होने वाला इंडिया में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे जाने से पहले कोट मेरे को अच्छा लगता है, मेरे टैब की डीपी यही है कि मोरालिटी इज डूइंग व्हाट इज राइट नो मैटर व्हाट यू आर टोल्ड। इसका कहने का मतलब होता है कि मोरालिटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू फील, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, जो आपसे किसी ने एक्सपेक्टेशन रखा है ना, आप सही और गलत चीज़ों को गलत और सही एनालाइज करने के बाद अगर कोई स्टेप लेते हो तो वो आपकी मोरालिटी है, वो एक्सपेक्टेशन है किसी इंसान की, आपसे किसी ने एक्सपेक्ट करा है कि आप अच्छा करोगे। अगर किसी ने बोला कि किसी को गोली मार दो तो सिर्फ आपने गोली मार दी, बिना ये सोचे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिना ये सोचे आगे पीछे का कुछ। सो मोरालिटी इज समथिंग दैट इज राइट, मोरालिटी इज डूइंग व्हाट इज राइट नो मैटर व्हाट यू आर टोल्ड। आपसे क्या कहा गया है वो मैटर नहीं करता है, बल्कि आप अपनी सोच अपनी समझ बूझ के बाद जो लेते हो वो मोरालिटी हुई। ओबेडियंस मतलब क्या होता है? इज डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड, जो आपको कह दिया गया बस आपने कर दिया गया, नो मैटर वो सही है कि गलत। समझ रहे हो? ये जैसे मैं कल टेलीग्राम पे आपको दिया, ना तो आपने ओबे करा ना तो आपने मोरालिटी पूरी करी, लिटरली बता रहा हूँ। जब मैं आपको होमवर्क दिया बनाने के लिए 625 से 650, तो आपको बनाना था ना। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो सही नहीं है वो गलत है? वो सही था, किसी एंगल से गलत था ही नहीं। तो ये सोचो, ये कॉन्सेप्ट यही मैंने कहा, मतलब कि हमेशा मोरालिटी पे फोकस करो, अपने बेसिस पे सोचो कि यार सही क्या है गलत क्या है। दिस इज व्हाट आई कोड, दिस इज व्हाट समथिंग जो मैं चाहता था आप तक पहुँचे। मेरी टैब की डीपी यही है। आगे चलेंगे और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई? 18। अच्छा सवाल है, हिस्ट्री का सवाल था। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, बताना है गलत कौन है इसमें से। इधर व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, इधर उनका ऐतिहासिक स्थलों से संबंध दिया हुआ है। ये सब न्यूज़ में थे, मतलब ये सब न्यूज़ में नहीं थे, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन्होंने, और जिनका जो काम था कुछ स्टेट कुछ रीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। भिखाजी कामा का संबंध पेरिस से था। VN भट्टाचार्य जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय था उनका बर्लिन से था। तारकनाथ दास का वैंकूवर से था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का लंदन से था। बताइए इसमें से किन का गलत है, कौन सा गलत बताया? बताओ, सोचो। और ऑप्शन ये आपको पता है, सोचो फिर जवाब दो। देखिए ये सारे ही सही दिए हुए हैं। भिखाजी कामा का बिल्कुल पेरिस से संबंध था, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का बर्लिन से था, तारकनाथ दास का वैंकूवर से था, श्यामजी कृष्ण वर्मा का लंदन से था। ये चारों ही सही है। इनके बुक्स याद रख लेना आप। भिखाजी कामा का वंदे मातरम मैगजीन या बुक जो बोलो, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का तलवार, तारकनाथ दास का हिंदुस्तान, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का द सोशियोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए यही अभी फोटो भेजी थी मैंने आपको, बताइए गलत विकल्प चुनिए कौन है इसमें से। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के लोगों ने पहली बार नेताजी कहा था, यह स्टेटमेंट सही है कि गलत? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से जय हिंद का नारा दिया था, ये बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस ने जापान में की थी, बताइए। और वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले दूसरे व्यक्ति थे, बताइए। ऑप्शन ई बताइए, सोचो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देखो इस साल जितने न्यूज में रहे हैं ना, ये पिछले 2 सालों से
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन में बिल्कुल ये चारों में से कोई एक स्टेटमेंट पूछ देगा वहाँ पे कि कहाँ से जय हिंद का नारा दिया था, कहाँ से महात्मा गांधी को उन्होंने बोला था राष्ट्रपिता, इसलिए मैंने इसको 4 स्टेटमेंट बना दिया, वरना 4 क्वेश्चन बनाता मैं। अच्छा, इसके फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो फिर जवाब दो कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या जर्मनी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पहली बार जर्मनी के लोगों ने कहा था और उन्होंने जापान से जय हिंद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस ने जापान में की थी, या आज़ाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले दूसरे व्यक्ति थे। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ई है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत मान सकते हो और ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंगापुर से आज़ाद हिंद जो रेडियो थी उस पर उन्होंने पहली बार कहा था, ये आपको याद रखना है 1944 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के लोगों ने पहली बार नेताजी कहा था, बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से नहीं बल्कि आपको याद रखना है कि जर्मनी से ही जय हिंद का नारा दिया था, जर्मनी से, याद रखना है। अभी आंसर पे चलेंगे। और देखिए रास बिहारी बोस ने एक्चुअली स्थापना इसकी जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी, पर ये जो था ना ट्रांसफॉर्मेशन होते रहा, मतलब आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मल स्थापना बाद में जाकर इन्होंने ही करी थी, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस नहीं करी थी सिंगापुर में आकर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बाद में इन्होंने सिंगापुर में फाइनली 21 अक्टूबर 1943 को जाकर 21 अक्टूबर 1943 को फाइनली सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी इन्होंने, ये आपको याद रखना है। वैसे बहुत पहले से बन रहा था, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया, रास बिहारी बोस ने बनाया, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भी बनी, पर ये ओवरऑल जो फाइनल था ना, जो ठप्पा लगा आज़ाद हिंद फौज का, वो 1943 के 21 अक्टूबर को जब इन्होंने सिंगापुर में बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो बहुत सारे व्यक्तियों का रोल रहा है, कैप्टन मोहन सिंह का भी रोल रहा है, रास बिहारी बोस का भी रहा है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने मलेशिया से कहा था, ये भी याद रखना है। मलेशिया काफ़ी विजिट कर रहे थे उस टाइम पे ना। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, एक इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बाहर में सरकार होती है, अंतरिम सरकार, सिंगापुर में बनाई थी इन्होंने। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा पर याद रखना। आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर, जहाँ से उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जापान में रास बिहारी बोस ने बनाई थी, और चलो दिल्ली का नारा भी उन्होंने सिंगापुर से दिया था, ये भी याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली का नारा बाद में जाकर इम्फाल में जब जापानीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गए इधर, तब जाकर ये चीज़ खत्म हो गई थी, हार गए थे जापानीज़ इधर। बाद में वही क्या नाम है, वो क्या हिरोशिमा नागासाकी पे जो इम्पैक्ट हुआ उसके बाद, सरेंडर होने के बाद, चलो दिल्ली का पूरा रोल खत्म हो गया था, याद रखना, सिंगापुर से कहा था। ये अच्छा सवाल आएगा यार, कि हाल ही में खबरों में रहा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अब तो नए हो गए, लीज ट्रूस नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। ऋषि सुनक को हरा दिया इन्होंने, ऋषि सुनक। लीज ट्रूस को हरा, मतलब ऋषि ट्रूस नहीं बनी है। मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे या रखते हैं, बताइए। लेबर पार्टी से संबंध था, रिपब्लिकन पार्टी से संबंध था, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध है या था, जो बोलिए, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध है, और ऑप्शन ये आपको पता है। सोचो फिर जवाब दो, अच्छा सवाल आएगा। लास्ट टाइम ही आया हुआ था बोरिस जॉनसन पे सवाल। देखिए फिनलैंड का सवाल मैंने करा दिया, आज भी एक दिया हूँ, फिनलैंड का क्वेश्चन ढंग से कराया हूँ, करो फिर बताओ मुझे। देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध था इनका, लेबर पार्टी से नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक तो ऐसे हटा देना, यूएसए में है ये, और लेबर पार्टी से नहीं था, याद रखना। आपको याद क्या रखना है कि किस दिन बने थे। देखो पीएम बने थे 23 जुलाई 2019 को, याद रखना। पीएम बने कब थे, 23 जुलाई 2019 को बने थे ये। रेजिग्नेशन कब दिया था इन्होंने, 7 जुलाई 2022 को, याद रखना। क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस डेट को रेजिग्नेशन दिया था, 7 जुलाई 2022, एकदम छप लेना, दिमाग में याद रखना। आगे चलते हैं। देखो अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड या द्वीप भौगोलिक रूप से हिंद महासागर में स्थित नहीं है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन जो है वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है, बताना है आपको। रियूनियन आइलैंड, फाल्कलैंड आइलैंड, डियागो गार्सिया, बोर्नियो आइलैंड, और ऑप्शन ई बताओ। इसमें से कौन आइलैंड जो है वो जियोग्राफिकली इंडियन ओशन में नहीं है। बहुत पसंद है बीपीएससी को सवाल, ये सब आता है और सब न्यूज़ में है, बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है। सोचो, जवाब दो। देखिए इसका राइट आंसर जो है नहीं है, वो है फाल्कलैंड आइलैंड नहीं है और बोर्नियो आइलैंड नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। अब सोचो, रियूनियन आइलैंड आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओशन में है, और डियागो गार्सिया भी इंडियन ओशन रीजन में है। ठीक है, नीचे चले जाओगे तो मिल जाएगा। एमएसएमआर याद रखिएगा, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड। ये नॉर्थ से साउथ बताया मैंने, ऐसे ऊपर से नीचे के क्रम में आइलैंड्स का जो चेन है वो बताया मैंने। एम से मालदीव, क्या नाम है, सेशल्स, मॉरिशस, और ये आपको क्या हो गया, रियूनियन आइलैंड। एमएसएमआर याद रखिएगा। फाल्कलैंड आइलैंड आपको मिलेगा, देखो कहाँ मैं बता रहा हूँ, फाल्कलैंड आइलैंड आपको मिलेगा सदर्न अटलांटिक ओशन में। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, यूरोप जो भी है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फाल्कलैंड आइलैंड। न्यूज़ में क्यों है तो ये अर्जेंटीना का पार्ट था हिस्टोरिकली, पर कई सालों पहले जब
ब्रिटेन ने इस पर अटैक करके आया था, जब एम्पायर था इसका, तब इसने फाकलैंड आइलैंड को अपना आइलैंड बना लिया था। तब से इनके बीच में लड़ाई भी हुई है, वॉर भी हुआ है, और अभी ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि फाकलैंड आइलैंड जो है वो अर्जेंटीना जो यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो कब खत्म होगा, तभी कहाँ किसके अंडर में आता है, तो यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है, याद रखना है आपको, इस वजह से न्यूज़ में था। देखिए बोर्नियो आइलैंड सदर्न पैसिफिक में मिलेगा आपको, इधर चले जाओ, क्या नाम है, इधर तो कुछ में नहीं है, यहाँ पे आपको क्या नाम है, इंडोनेशिया मलेशिया मिलेगा ना, इसी के बगल में एक बोर्नियो आइलैंड है मिलेगा। बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं, इंडोनेशिया मलेशिया ब्रूनी, ये भी याद रखना है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, ये भी याद रखना है आपको, बोर्नियो आइलैंड सदर्न पैसिफिक में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। और फाकलैंड बता दिया मैंने, रियूनियन आइलैंड और डियागो गार्सिया कहाँ इंडियन ओशन रीजन में, याद रहेगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, एक और याद रख लेना यार, डियागो गार्सिया के अलावा सागोस आर्कीपेलागो, ये भी न्यूज़ में था, सागोस इलाकी आर्कीपेलागो, जहाँ पे मॉरिशस और क्या नाम है यूके के बीच का डिस्प्यूट है, यूके ने इस पर कंट्रोल कर रखा है मॉरिशस का, इस पर आईसीजे का जजमेंट आ गया कि यूके को दे देना चाहिए मॉरिशस को, पर दे नहीं रहे वो, यूके वाले मानेंगे नहीं भाई, बड़ी कंट्री मॉरिशस, छोटी कंट्री कहाँ से मानेंगे। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र नाटो का हिस्सा नहीं है, बताओ नाटो का हिस्सा कौन सा देश नहीं है यार, बताओ। यूक्रेन नहीं है, टर्की नहीं है, ग्रीस नहीं है, बेलारूस नहीं है, ऑप्शन ई। इससे ए नहीं आया तो फिर क्या ही आएगा, नाटो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आज इस साल कुछ रहा ही नहीं है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई होगा, बेलारूस नहीं है, यूक्रेन नहीं, यूक्रेन प्रोसेस में अभी तक बना नहीं है। टर्की और ग्रीस 1952 में हो गए थे एक साथ ही, बाद में छोड़ा छाड़ी जो भी हुआ था उसके बाद वापस उसके बाद से रह गए हैं काफ़ी समय तक, और इनका भी डिस्प्यूट चल रहा है, टर्की और ग्रीस का भी डिस्प्यूट चलते रहता है बहुत ज़्यादा। तो याद रखना है कि यूक्रेन और बेलारूस तो कभी होगा भी नहीं, रशिया का एलाई है तो कभी नहीं होगा, यूक्रेन हो जाएगा बहुत जल्द। फिनलैंड होने वाला है, स्वीडन होने वाला है, बातचीत चल रही है, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा अभी डिस्कस करने से पहले एक सवाल और दे देता हूं, आपको एग्जैक्ट डेट बताना है कि नाटो का एग्जैक्ट डेट क्या है, जिस दिन वो फॉर्मेशन हुआ था, नाटो के गठन की सही तारीख बताओ आप। 17 मई 1948 को, 10 दिसंबर 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, या 22 जुलाई 1950 को, बताओ नाटो किस दिन बना था, और ऑप्शन ही तो आप सब वाकिफ हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है यार, पूछ सकता है बीपीएससी। सोचा हो, जल्दी सोचा यार। देखो 4 अप्रैल 1919 याद रखना, एक बार 1949 एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, हाँ 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनी थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, फॉल फॉर्म भी दे सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 देश हैं, 4 अप्रैल 1949 को बनी थी, यूक्रेन बेलारूस नहीं है। इसमें कौन कौन से देश हैं डायरेक्ट आपको नाटो के वेबसाइट से दिखा देता हूँ। 30 देश हैं, 1949 में बनी थी, 4 अप्रैल को, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। एक बार ना वीडियो खत्म होने के बाद इसको ना एक बार रट लेना, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, पता चल जाएगा आपको। सबसे यंगेस्ट कौन बना ये भी याद रख लेना, नॉर्थ मैसेडोनिया अभी सबसे रिसेंटली बना है 2020 में, ये आपका जो है वो ग्रीस से अलग होकर बना है नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 2020 में था, अभी देखिए यूक्रेन बन सकता है, फिनलैंड बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। अच्छा सवाल है कि केंद्रीय बजट 2022-2023 के अनुसार विनिवेश का लक्ष्य क्या है, मतलब व्हाट इज द टारगेट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एज पर यूनियन बजट 2022-2023। इस पर मैं एक और 2-3 वीडियो क्वेश्चंस बनाना था, मैं वो भी बना नहीं पाया। मैं सोचा आपको थोड़ा सा टाइम दूँ, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़िए, फिर मैं अगले सेक्शन में दूंगा कि एलआईसी के आईपीओ का क्या है सीन, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो क्या है उसका सारा मैं डिटेल में कराऊंगा। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो बेच देगी, मतलब गवर्नमेंट अगर 100 रुपया में 50 रुपये की हकदार है तो गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट कंपनीज को कि 20 रुपये आप ले लो, 20 रुपये मैं बेच दे रहा हूँ आपको, आप कुछ पावर आपके पास हो जाएगी, आप 20 रुपये हमें दे दो, 20 के बदले 30 दे दो, 40 दे दो, है ना, वही चीज़ है। तो इस बार कितना टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का कंपनीज में, 78,000 करोड़ रखा है, 65,000 करोड़ रखा है, 1,65,000 करोड़ रखा है, 1,75,000 करोड़ रखा है, और ऑप्शन ये आपको पता है, बताओ सोचो। राइट आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, पॉज कर लेना वीडियो अगर दिक्कत हो रही तो। 65,000 करोड़ याद रखना, इस साल का जो हमारा बजट था 2022-2023 इसमें 65,000 करोड़ था। इसके पहले हमने 2021-2022 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था ना, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 बजट, उसमें हमने 1,75,000 टारगेट तो रखा था, पर उसको हमने इस साल रिवीजन करके 78,000 कर दिया। अगर ये सवाल आता है कि हमने जो एक्चुअल कितना रखा था लास्ट बजट में वो 1,75,000 करोड़ था, पर इस बार हमको 1,75,000 मिला नहीं तो हमने 78,000 रिवाइज कर दिया कि हमें 78,000 ही मिला है, उतना ही हमारा रिवाइज टारगेट था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर जो 23 चल रहा है हमारा अभी वाला, इसमें आपको याद रखना है 65,000 करोड़ इस साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है।
LIC की IPO आने वाली इसी में। देखिए श्रीलंका से सवाल आएगा, इसलिए मैं श्रीलंका से 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं आपको कि निम्नलिखित में से किस शहर में श्रीलंका की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ श्रीलंका द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका इज सिचुएटेड या जोग्राफिकली लोकेटेड। कोलंबो में है, श्री जयवर्धने कोट्टे में है, गौल में है या अनुराधापुर में है। ऑप्शन ये आपको पता है। बताओ, ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, रिसर्च किया हुआ सवाल है, सबको पता चल रहा होगा रिसर्च किया हुआ है कि कौन से सिटी में श्रीलंका की जो संसद है वो स्थित है। देखिए द राइट आंसर श्री जयवर्धने कोट्टे, कोलंबो में नहीं है। कोलंबो जो है वो ना श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जहाँ से जो सरकार की जो मंत्री वगैरह है ना वो बैठते हैं, वहाँ से सरकार चलती है। जुडिशियरी भी यही है इनकी, पर इनकी जो लेजिस्लेटिव विंग है ना वो श्री जयवर्धने कोट्टे में है। ठीक है, श्री जयवर्धने कोट्टे में इनका पार्लियामेंट है और वहीं से इनके जो पार्लियामेंट सेशन चलते हैं वो वहाँ चलते हैं। प्रेसिडेंट कौन है अगर पूछे सवाल में तो रनिल विक्रमसिंघे लगाना, कहीं से भी गोताबाया राजापक्षे मत लगा देना। मैं अभी कह दे रहा हूँ, गोताबाया राजापक्षा प्लीज मत लगाना, रनिल विक्रमसिंघे लगाना। वेट, अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे तो आपको लगाना है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव कैपिटल पूछे ना, जैसे मैंने बोला ना एग्जीक्यूटिव कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, कोलंबो में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम याद रखना कि वहाँ पे कैसा है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया की तरह नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रोल बहुत है, प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है, इसीलिए उसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको एक तरफ मतलब इंपॉर्टेंट वो दिए हुए एसिड दिए हुए हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ कि वो एसिड किस में पाया जाता है या फिर उस प्रोडक्ट में क्या एसिड पाया जाता है, ऐसे भी सोच सकते हो आप। आपके ऑप्शंस हैं, व्हीट में ग्लूटानिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, DNA और RNA जो होता है ना उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, बताना है आपको, या प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड पाया जाता है। और ऑप्शन ये आपको पता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, सोचो जवाब दो कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड नहीं पाया जाता है, या फिर गलत क्या है। सोचो फिर जवाब दो, अच्छा सवाल है। 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर जवाब दो। मैं बोल रहा हूँ फिर से, व्हीट में ग्लूटानिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, DNA और RNA में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड। देखिए चारों ही सही है, ये बात पता होना चाहिए आपको, चारों ही सही है। आप याद कर लो एक बार, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, व्हीट में ग्लूटानिक एसिड, DNA और RNA में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड। इसके अलावा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें, और लेमन और ऑरेंज, संतरा में, और क्या नाम है आपका, नींबू में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच पे सलाद जो होते हैं, और जो आपका टोमेटो होता है, टमाटर, उसमें भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड्स। सल्फेनिक एसिड ओनियन, प्याज में। लैक्टिक एसिड दही में। एसिडिक एसिड विनेगर में, याद रखिएगा। और फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग प्लस बी स्टिंग, ये सब जो इतने मधुमक्खी वगैरह काटते हैं ना उसमें फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और टाटरिक एसिड ग्रेप्स प्लस टैमरिंड, जो अंगूर वगैरह होता है उसमें पाया जाता है टाटरिक एसिड। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इस बार स्लाइड को ना वापस से देख लेना, रट लेना, नहीं आए तो फिर मैं मानूँ कि हाँ क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बिल्कुल पूछ जाते हैं एसिड वेट्स के क्वेश्चंस। चलिए आगे चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है यार ये तो, कि हाल ही में खबरों में रहा आर्टेमिस 1 मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। आर्टेमिस 1 मिशन किस एजेंसी से जुड़ा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जापानीज स्पेस एजेंसी से, रशियन स्पेस एजेंसी या रोस्कोमोस से, या नासा से। और ऑप्शन ही आपको पता है, बताओ आर्टेमिस 1 मिशन किससे जुड़ा हुआ है? देखिए नासा से जुड़ा हुआ है। नासा लगभग 50 साल के बाद फिर से आज चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर बताऊंगा मैं। चलो इस बार इसमें बात करने के बाद मैं वो चीज़ बताऊंगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को पहला आदमी या पहली कोई व्यक्ति था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। किस तारीख को बताना है? 17 जुलाई 1969 को, 18 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, या 20 जुलाई 1969 को? किस तारीख को चंद्रमा की धरती पर पहला कदम, ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग आपको पता है, उसने कदम रखा था? बताओ, सोचो, फिर आंसर दो। 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई 1969 किस दिन? देखिए 20 जुलाई 1969 को पहली बार किसी व्यक्ति ने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। अब मैं क्यों बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। उस मिशन का क्या नाम था जिस मिशन से भेजे गए थे? अपोलो 11 मिशन, नासा का ही मिशन था, जिसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, पहली बार गए थे 1969 में। इसके 3 साल के बाद अपोलो 17 मिशन एक गया था, बीच में और भी मिशन हुए थे। अपोलो 17 जो मिशन था इस 1972 में लास्ट मिशन था जब नासा ने कोई अपना व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा था, अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद 50 साल के बाद आर्टेमिस मिशन कहाँ गया?
अर्थमिस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, याद रखिएगा, अर्थमिस 1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है 50 ईयर्स के गैप के बाद। 1972 में लास्ट टाइम करी गई थी अपोलो 17, उसके बाद 2022 में लॉन्च करने की बात है। दो बार टेक्निकल स्नैग आ चुका है, नहीं हो रही है लॉन्च। इसमें पहली बार किसी महिला को हम भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में नहीं, मतलब चंद्रमा की सतह पे। अंतरिक्ष में तो जाने वाले कोई और थे, हम कह रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पे जाने वाली पहला लेडी बनने वाली है अर्थमिस 1 मिशन अगर चली जाती है तो। 20 जुलाई 1969 आपको याद रखना है। चलेंगे आगे, इसमें कुछ और फैक्ट है। हाँ, कल्पना चावला, अगर आपसे पूछे कल्पना चावला कब गई थी, पहली इंडियन ओरिजिन महिला थी जो 1997 में गए थे, ये भी याद रखना है आपको। पहली इंडियन वीमेन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन माँ बाप थे उनके, इंडिया में जन्म हुआ था करनाल में उनका, ठीक है। कल्पना चावला 2003 के बाद 2003 में इनकी डेथ हो गई थी, ऊपर से आते वक्त स्पेस इनका स्पेस क्राफ्ट वन कर गया था, डेथ हो गई थी 2003 में। और पहले इंडियन अगर पूछे तो राकेश शर्मा लगाना है आपको 1984 में। और पहले इंडियन सिटीजन और ओनली इंडियन सिटीजन आज तक पूछे ना कि एकमात्र भारतीय नागरिक, वो राकेश शर्मा ही थे, एयरफोर्स में ये थे। आपको याद रखना है कि राकेश शर्मा। देख लो सवाल अगर ये पूछ दे ओनली इंडियन सिटीजन तो क्या लगाओगे, ठीक है, सोच लेना फिर जवाब देना। आगे चलेंगे, देखिए एक अच्छा सवाल है, आजकल नया पैटर्न हो गया कि निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक्स के रूप में किसे हम यूज कर सकते हैं बताओ, एंटीसेप्टिक्स के रूप में। टिंचर आयोडीन, देखिए टिंचर आयोडीन कुछ नहीं होता, अल्कोहल में आयोडीन मिला दो। सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन या डिटॉल, और ऑप्शन ई बताओ। इसमें से चारों में या पांचों में से जो भी ऑप्शन हैं, किसे हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब चलो बता ही देता हूँ, कट जाए फट जाए हाथ बात कहीं तो थोड़ा सा उसको लगाते हैं, बताओ किसको यूज कर सकते हैं। आई होप समझ गए होगे आप, सारे ही हो, सारे को यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन मैंने बता दिया, और सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन और हम यूज करते हैं। डिटॉल में क्या होता है वो याद रख लेना, क्लोरोजाइलेनॉल प्लस टर्पिनेनॉल। ये पूछा हुआ सवाल है सीडीएस या सीएपीएफ में किसी में आया था एक बार कि क्लोरोजाइलेनॉल प्लस टर्पिनॉल किसका मिक्सचर है, मतलब मिलकर क्या बनाता है, तो याद रखना डिटॉल। आगे चलेंगे, जो आप लोग यूज करते हो घर में। ये अच्छा सवाल है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन एंड बिनाइट्रीकरण प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बिनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है बताओ। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर्स, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, और ऑप्शन ये आपको पता है, बताओ इसमें से कौन हो सकता है शामिल। देखिए इसमें ये दोनों हो सकते हैं शामिल डीनाइट्रिफिकेशन में, और ये दोनों नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में। नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में और क्वेश्चंस कराऊंगा जब मैं साइंस पे सेशन लूंगा कि कैसे सॉइल से नाइट्रेट में अमोनियम आयंस में हम ले सकते हैं, जो प्लांट्स हैं वो लेती हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया कन्वर्ट कैसे करती हैं, फिर उसमें अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, सब हम बात करेंगे जब हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे। अभी के लिए याद रख लो, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस यूज होता है डीनाइट्रिफिकेशन में, बाकी दोनों नाइट्रिफिकेशन में। ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, ये अच्छा सवाल है यार, बताओ, इंटरेस्टिंग सवाल है। कौन सा इनकरेक्ट है बताओ। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाता है, फ्रुक्टोज जो है वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बनाता है। ऑप्शन ये आपको पता है, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, फ्रुक्टोज वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। सोच के जवाब दो कौन सा गलत है। देखो कोई गलत नहीं है, चारों ही सही है, याद रख लेना, चारों ही सही है। इसके अलावा एक और याद रख लेना कि केन शुगर और टेबल शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं अपन। ये सब भी याद रख लीजिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें याद आता है, पेपर में आ जाता है। आगे चलेंगे, देखिए नॉर्मल सवाल है, बिहार में सोचा करा दूं कि बिहार में जो वेटलैंड अथॉरिटी है, आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। 2018, 2019, 2020, 2021, और ऑप्शन ही बताओ किस वर्ष की गई थी वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेटलैंड अथॉरिटी जो है बिहार में, उसकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, वेटलैंड बिहार में जो थी उसकी जो अथॉरिटी थी वो किस साल बनी थी। वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ बिहार 18 में बनी है, 19 में बनी है, 20 में बनी है, 21 में बनी है, किस साल बनी है। ये सब कराए हुए सवाल मैंने, बिहार प्राधिकरण वाला सवाल कराया था मैंने अपने टेलीग्राम पे। देखिए 2020 याद रख लीजिएगा, सिंपल सवाल, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। 2021 में हमने एक बिल लाया है, बिहार मिनरल्स बिल, वो भी याद रखिएगा, पूछ दे। ये अच्छा सवाल है, अगर इसका आंसर करो तो मैं मानूँ, अगर इसका आंसर सही कर रहे हो ना तो आप मानो कि आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है, आपने डिटेल में कर रखा है अंदर में जाकर, और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला भी अगर करा है आपने तो। देखिए हमने राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल एम्बलम है हमारा, उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, शामिल किया था, मतलब हमने उस दिन से मान लिया कि वो हमारा नेशनल प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग उसको 22 जुलाई 1947 को हमने माना था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को माना था। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को माना था, और ऑप्शन नहीं बताओ। ये क्यों है आपको पता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे हमने नया शोक स्तंभ
जो चारों के बाग एकदम से बड़ा सा मुंह फाड़ के जो रखे ना, हमारे बिहार में बोलते हैं मुंह फाड़ के रखा हुआ है, बहुत मतलब ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, उसका इनॉग्रेशन करता प्रधानमंत्री जी ने। वो भी सवाल दिया हूँ किस दिन किया है उन्होंने, वो भी सवाल है आपके पास। बताओ इसमें से किस दिन हमने अडॉप्ट किया था। अच्छा सवाल है, आएगा। देखो इस तरह के सवाल आते हैं, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट करना चाहे तो अगर ये पूछ दे, कोई एक चीज़ पूछ देगा इसमें, पहला वाला ही पूछ दे तो याद रखना चारों ही सही है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एम्बलम माना था अपना, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया था हमने, सारनाथ स्टैचू जो है। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, ये भैया आपको याद रखना है। इसके बारे में और 2-3 चीज़ और याद रख लो। 4 एशियाटिक लायंस हैं, ठीक है, उसमें एक और उसके अलावा और भी एनिमल्स, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, हाथी है, घोड़ा है, और ये बुल जानते हो आप, सांड है, साड़ी होता है ना यार बुल, हाँ। दीनानाथ भार्गव जो है, उन्होंने ओरिजिनल जो इंडियन नेशनल एम्बलम थी हमारी, उसको इन्होंने दीनानाथ भार्गव ने स्केच करा था, जिसको हमने अडॉप्ट किया आज बाद में चलकर आगे। दीनानाथ भार्गव ने ओरिजिनल वाले, जिसको बोलते हैं कि ओरिजिनल इंडियन का वो है, जो आपके आईएएस वगैरह के आगे देखोगे ना, जो कई सारे हम लोग जो भारतीय गैजेट्स होते हैं उस पर जो आती हैं वो, ये तो थोड़ा सा अलग है। इसको इन्होंने सुनील देवरे ने बनाया है, नया वाला, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नया वाला अशोक स्तंभ 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा। डेट याद रख लो, 11 जुलाई 2022 याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील देवरे ने नया वाला शेप बनाया है, 9500 किलो का है, 6.5 मीटर हाइट में है, और कांसे का बना हुआ है, सब याद रख लेना फैक्ट्स। आगे चलेंगे, बताओ। अच्छा सवाल है, सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हैं इसलिए पूछ देता हूँ कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 239 ए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है, उसका रिलेशनशिप किससे है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो आरक्षण दिया गया उससे है, जो बिहार विधानसभा या जैसे विधानसभाओं में दिया जाता है आरक्षण, उससे है। दिल्ली से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविजन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन होता है, उससे रिलेटेड है। टैक्सेज कैसे लगाएंगे उससे रिलेटेड है। ऑप्शन ही बताओ, इसमें से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा से रिलेटेड है। अच्छा सवाल है, देखिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं दिल्ली का, उससे रिलेटेड है। दिल्ली में आपको पता है अरविंद केजरीवाल और जो हमारे नए वीके सक्सेना बने हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, वीके सक्सेना, दिल्ली के, याद रखिएगा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बाद हमने क्या कर दिया था, दिल्ली को एनसीआर वगैरह का नाम देकर इसको हमने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया था, पहले वो यूटी था। ठीक है, और याद रखिएगा ये सवाल यूपी पीसीएस में आया हुआ है इस साल, 69th वाला। आगे चलेंगे, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो गई, हत्या हो गई, उनके बाद से उनका जो गाना है SYL, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। तो आपको बताना है कि हाल ही में खबरों में रहा सतलुज यमुना नहर लिंक, SYL सतलुज यमुना जो लिंक है, ये निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच विवाद का मामला है। समझ गए सवाल। दिल्ली हरियाणा के बीच में है, हरियाणा उत्तराखंड के बीच में है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में है, हरियाणा पंजाब के बीच में है, और ऑप्शन ही बताओ, इसमें से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में है। देखिए हरियाणा और पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी समय से न्यूज़ में है, इसलिए आपको याद रखना है। SYL सॉन्ग को शायद हटा भी दिया गया यूट्यूब से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि किसका आयोडाइड अगर आपने ड्राई आइस सूखी बर्फ में मिला दिया तो आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कर सकते हो। मतलब किसके आयोडाइड को ड्राई आइस सूखी बर्फ में मिलाने के बाद कृत्रिम वर्षा की जा सकती है, आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है। सोडियम के आयोडाइड को मिलाने पे, पोटासियम के आयोडाइड को मिलाने पे, सिल्वर के आयोडाइड को मिलाने पे, मरकरी के आयोडाइड को मिलाने पे, और ऑप्शन ही बताओ, आपको पता है। सीधा सीधा सवाल है, कुछ सोचना नहीं है, आंसर याद रख लीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड को अगर आपने ड्राई आइस के साथ मिला दिया तो आपको आर्टिफिशियल रेन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अच्छा सवाल है, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मैं ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा हूं। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, ऑल प्लैनेट्स, उसके अलावा जो प्लैनेट्स है बाकी सब प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो। मार्स है, मंगल ग्रह, वीनस है, यूरेनस है, जुपिटर है, ये ऑप्शन ही बताओ क्या है। सोचो, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, क्या है, यूरेनस को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, बताओ, मेरे को तो नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं इसको, भूल रहा हूं मैं। देखिए सोचिए फिर आंसर करिए, बताना तो जरा हिंदी में क्या बोलते हैं। यूरेनस और वीनस जो है वो आप याद रखिएगा, यूरेनस और वीनस हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स इसके जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, ये लोग ऐसे घूमते हैं, बाकी सारे ऐसे घूमते हैं, समझ रहे हो।
एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थोड़ा सा इस पे जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सैटर्न है कि सैटर्न मतलब शनि होता है यार। शनि इज द मतलब सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे कम जो प्लैनेट डेंस है ना, डेंस मतलब कहने का मतलब जो उसमें स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है, डेंसली नहीं है, मतलब है ना कि आराम से उसमें बहुत स्पेस दिख सकता है आपको, दो मॉलिक्यूल से आइटम्स जो भी बोलो उसके बीच में, वो सैटर्न है। वाटर से भी कम है, मतलब सोचो कितना अच्छी मतलब उसमें हम लोग हमारे बिहार में बोलते हैं छितराया हुआ है वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना मतलब फैला हुआ है सिंपली अगर हम बोले तो। सोचो ऐसे, आगे चलेंगे। ये भी अच्छा सवाल है, बिहार का सवाल है कि इसमें से बताना है कि बिहार में कौन सा ऑप्शन जो वो इनकरेक्ट है। यार मैंने कहीं एक करेक्ट दिया था, वो इनकरेक्ट बोल दिया होगा तो देख लेना, मैंने थोड़ा कुछ इधर उधर बोल दिया होगा, मे भी मैंने एक जगह करेक्ट तो दिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको बताना कि चाणक्य अवार्ड बिहार में पॉलिटिकल साइंस के लिए दिया जाता है, राजनीति शास्त्र के लिए। आर्यभट्ट अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मंडन मिश्र अवार्ड लोक साहित्य जो हिंदी में लिखी जाती है उसके लिए दिया जाता है। विद्यापति अवार्ड धर्म और क्या बोलते हैं उसको फिलॉसफी उसके लिए दिया जाता है। क्या बोलते हैं फिलॉसफी को भी, मतलब धर्म, चलो धर्म के लिए दिया जाता है, ऐसे याद रखो। थोड़ा सा फिलॉसफी को देखना पड़ेगा यार, फिलॉसफी सोचो फिर आंसर करो। दर्शन शास्त्र बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, तो धर्म और दर्शन शास्त्र दिया जाता है। सोचो फिर बताओ। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एंड डी इंटरचेंज किया हुआ, ये ऑप्शन होगा। ये दोनों गलत हैं, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। याद रखना कि मंडन मिश्र अवार्ड रिलीजन और फिलॉसफी के लिए दिया जाता है, विद्यापति अवार्ड लोक साहित्य के लिए दिया जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 1939 देखेंगे, सेकंड लास्ट सवाल कि गैस लीक होने पर, जो नेचुरल गैस है हमारा जो किचन वगैरह में लीक हो जाता है, उसको लीक होने पर गंध का मुख्य कारण क्या रहता है? मतलब विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी वजह से जो स्मेल आती है हमें वो आती है? ब्यूटेन की वजह से आती है, आइसोब्यूटेन की वजह से आती है, प्रोपेन की वजह से आती है, या इथाइल मरकेप्टन की वजह से आती है? बताओ किसकी वजह से आती है? सोचो। देखिए इथाइल मरकेप्टन होगा, मिथाइल क्या बोलते हैं, इथाइल मरकेप्टन होगा आंसर। इथाइल मरकेप्टन के वजह से जो है ना वो स्मेल आती है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन ये सब तो होते ही हैं, ये सब तो आपको गैस में मिल जाएगा। पर जो ये सब तीनों और गैसेज है ना जो मैंने आपको बताया, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें गंध नहीं होती, ये सब ओड्यूरलेस होते हैं, गंध मतलब गंधहीन बोलते हैं इसको हिंदी में। ये जो हमारा इथाइल मरकेप्टन होता है ना, इसमें होता है C2H5SH, ये जो सल्फर है ना यही सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है हमें। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह फैलता हुआ दिख जाएगा आपको। ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन एक दूसरे का आइसोमर है, चेंजेस कुछ नहीं होता, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, लास्ट सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल है ये सब। देखो ये जो सवाल है ना 40 पूछेगा, अब पूछ देगा ना, नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, सच कह रहा हूँ गारंटी के साथ। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2023 में चुनाव होने वाले हैं? बताओ। 2023 बोल रहा हूँ, 2022 नहीं, या 2021 नहीं बोला मैं। 2023 में चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं? मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, गुजरात में, और ऑप्शन ई बताना है कहां कहां होने वाले हैं 2023 में। सुन लेना ध्यान से, सोचो फिर जवाब दो। देखो ये तीनों राज्यों में होने वाले हैं, गुजरात में 2022 में होने वाला है। आगे चल देते हैं, स्लाइड में फिर देख लेते हैं, ये हो जाएगा आंसर। कितने राज्यों में होने वाला है? देखो 9 राज्यों में, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, उत्तर पूर्व, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों आपको हिंदी भाषी क्षेत्र हो गए, कर्नाटक और तेलंगाना साउथ इंडिया में हो गए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल होने वाला है 2022 में। ये वो सवाल थे जो मैंने आपसे कराए, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और देखिए हमेशा सागर में कूदना पड़ता है चीज़ों को जानने के लिए। मैंने लास्ट टाइम शायरी भी बोली थी कि अगर जब तक आप समुद्र के अंदर नहीं जाओगे तो दुनिया को तजुर्बा बता नहीं पाओगे अपना, और किनारे पे बैठ के रेत के टीले तो सब बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड देखो यार, पर्सनली आई एम डूइंग वेरी माई बेस्ट, लिटरली बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इस वजह थोड़ा लेट हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड ऑल दिस थिंग्स एंड सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा भी आपका प्यार रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।